इन फ्रेंड निधि और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए काव्यशास्त्र से संबंधी जो प्रीवियस में क्वेश्चन आए हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाने से हमें ये होता है कि आइडिया हो जाता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप कॉन्सेप्ट भी अब करते रहें और साथ में प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहें। प्रीवियस के 100 क्वेश्चन करने से आपको पता चल गया होगा कि भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। एक तो आपको ये पता चला कि ये दोहा किसका है, कबीर जी का है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय, यानी कुछ भी बचा नहीं। अब इस दोहे के माध्यम से जो है शब्द शक्ति 3 प्रकार का होता है, अभिधा व्यंजना लक्षणा। लेकिन इसको पढ़ते वक्त आपको क्या लग रहा है कि इसमें अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है? क्या बात सीधे सीधे कह दिया गया है, या बात के पीछे कुछ छिपा है, या बात को किसी और माध्यम से कहलाया गया है? तो इस माध्यम में व्यंजना का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे समझिए व्यंजना है क्या। शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ प्रतीत हो उसे व्यंजना कहते हैं। न मुख्य लक्ष्य पता चल रहा है, यानी जो बोला जा रहा है, न मुख्य और लक्ष्य अर्थ से ये अलग प्रतीत होता है, उसको व्यंजना कहते हैं, या अन्यार्थ कहते हैं, या विशेषार्थ कहते हैं। ये 3 नामों से इसको व्यंजना शब्दशक्ति कहते हैं। जैसे चलती चाकी पाट देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोय। अभिधा में क्या होता है कि जहाँ जो चीज बोलना है वो डायरेक्ट अर्थ ग्रहण करता हो, यानी जहाँ शब्द का सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाए, अभिधा होता है। यह शब्द शक्ति का प्रथम पड़ाव होता है, इसे मुख्यार्थ या वाच्यार्थ भी कहते हैं। उदाहरण राम जाता है, तो यहाँ शब्द का सामान्य अर्थ ग्रहण हो अभिधा कहलाता है, और ये शब्द शक्ति का पहला पड़ाव, इसे मुख्यार्थ वाच्यार्थ भी कहते हैं। उदाहरण राम जाता है। लक्षणा अभिधा में बाधा, अर्थात जो अर्थ अभिधा द्वारा ना प्राप्त होकर घुमा फिरा कर प्रकट किया जाए उसके लक्षणा कहते हैं। उदाहरण गंगा में गांव है। शब्द शक्तियों का परिचय देते हुए देव ने लिखा है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रसविरस, उल्टी कहत नभी। सगुन अलंकारान सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ वारो कवि विबुध कह सब कोय। काव्य की ये परिभाषा इनमें से किस आचार्य के द्वारा दी गई है? कुलपति मिश्र, चिंतामणि, भिखारीदास, श्रीपति। तो सगुन अलंकारान सहित दोष रहित जो होय, ये पंक्तियां जो है चिंतामणि के द्वारा दिया गया है। सगुन अलंकारान सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ वारो कवि विबुध कह सब कोय। काव्य की ये परिभाषा आचार्य चिंतामणि का है, और आचार्य चिंतामणि ने काव्य का उक्त लक्षण अपने ग्रंथ कवि कुल्पतरु में दिया। कवि कुल्पतरु इनका काव्य ग्रंथ है। कुलपति मिश्र का यहाँ पे जो कहना है, दोष रहित अरु गुण सहित कछुक अल्प अलंकार, सबद अरस सो कवित है, ताको करो विचार। ये कुलपति मिश्र जी का कहना है। भिखारी दास का यहाँ कथन है, रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल गुण स्वरूप और रंग, दूषण करे करूपता। श्रीपति का कहना है, यद्यपि दोष गुण सहित अलंकार शोलीन, कविता बनिता छवि नहीं, रसबीन तदपि प्रदीन। आगे है मुख्यार्थ बोध, पंक्ति में है, मुख्यार्थ पादे तड़ोग रूढ़ितो है प्रयोजनात् अन्योर्थे लक्ष्यते यतसा लक्षणातो रोपिता क्रिया। इस कथन के आचार्य कौन है? कुंतक, विश्वनाथ, आनंदवर्धन, मम्मट। तो इसमें देखिए मम्मट है। मुख्यार्थ बाधे तड़ोगे रूढ़ितो प्रयोजनात् अन्योर्थ लक्ष्यते यतसा लक्षणारोपिता क्रिया। इस कथन के आचार्य कौन है? मम्मट। जहाँ मुख्यार्थ में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ के साथ अन्विति में व्यवधान हो, यानी जहाँ मुख्य अर्थ में जो प्रयोग में शब्द है उन शब्दों के अर्थ के साथ अन्विति में व्यवधान हो, वहाँ रूढ़िगत अथवा विशेष प्रयोजन के प्रतिपादन के लिए मुख्यार्थ से संबंधित किसी अन्य अर्थ की प्रतीति हो, उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। शब्द की वो शक्ति जिसमें रूढ़ि अथवा प्रयोजन व शब्द का मुख्यार्थ बाधित हो रहा हो किंतु उसी से शब्द अन्य अर्थ प्रकाशित हो, उसे लक्षणा कहते हैं। कुंतक अभिधावादी आचार्य थे। इनकी एकमात्र रक्षा, ये कुंतक है, इनकी जो रचना है वक्रोक्ति जीवितम, जो अधूरी ही उपलब्ध है। तो कुंतक जो है ये अभिधावादी आचार्य थे। इनकी एकमात्र रचना है वक्रोक्ति जीवितम। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। इनकी कृति क्या थी? तो आनंदवर्धन की कृति का नाम है ध्वन्यालोक। निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन गलत है। गलत क्या दिया है महाकाव्य के लक्षणों के बारे में? इसमें सभी नाटक संध्या होती है, इसमें सभी रस प्रधान रस होते हैं। तो देखिए महाकाव्य क्या है, प्रबंध काव्य क्या है, इन सब पे चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे आपको आइडिया लगेगा, ये टीजीटी में क्वेश्चन आया है
कि महाकाव्य के लक्षण क्या होते हैं। और महाकाव्य के लक्षण में एक गलत दिया, बाकी सभी सही है। तो इसमें सभी नाटक संधियां होती हैं, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, यह सर्गों में विभक्त होता है, इसके आरंभ में देव आदि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश दिया जाता है। तो महाकाव्य के लक्षणों में क्या चीज होता है, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होता है, ये चीज जो है गलत है। इसमें सभी नाटक संधियां होती हैं, सही है। यह सर्गों में विभक्त है, तो इसमें सभी नाटक संधियां होती हैं, ये सर्गों में विभक्त होता है। तो सर्गों में विभक्त ये भी सही है, सभी नाटक संधियां होती हैं, इसके आरंभ में देव आदि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश दिया जाता है। इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, ये कहना महाकाव्य के लक्षणों के विषय में गलत है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जहां सर्गों का निबंधन और श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस प्रधान अंगी हो तथा अन्य सभी रस रंग रूप सहायक हो, उसमें सब नाटक संधियां हो, आरंभ में नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश हो तथा चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष में से एक परिणाम हो, वो महाकाव्य कहलाता है। तो यहाँ पे महाकाव्य की पूरी परिभाषा ही दी गई है। इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में, यानी महाकाव्य में जितने भी रस का प्रयोग किया जाएगा सभी रस प्रधान रस के रूप में होंगे। ये कथन महाकाव्य के लक्षणों के विषय में गलत है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जिसमें सर्गों का निबंधन यानी जो सर्ग से बधा हो, श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस, यानी सर्गों में बधा हो, श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस प्रधान अंगी हो तथा अन्य सभी रस अंग सहायक के रूप में हो, उसमें सब नाटक संधियां हो, आरंभ में नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश हो तथा चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष हो, वो महाकाव्य कहलाता है। बाकी महाकाव्य के बारे में क्या होता है अच्छे से पढ़ेंगे तो पूरे ही टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे दिया है यूपीटीजीटी पे क्वेश्चन आया कि सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, न्यून पदत्व, क्लिष्टत्व, पुनरोक्ति, आक्रमत्व। तो यहाँ पे जो है पुनरोक्ति है, यानी देखिए कह रहे हैं कि सबको जानत तुम्हें, सबको जानत तुम्हें फिर सारे जग महान, यानी दिए गए वाक्य में पुनरोक्ति काव्य दोष है। पुनरोक्ति दोष अर्थ मतलब दोष के तहत, यानी जहां अर्थ की पुनरोक्ति अर्थात एक ही बात को दो अलग अलग शब्दों के माध्यम से कहा जाए वहां पुनरोक्ति होता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस के अपकर्ष दोष कहलाते हैं, यानी रस के खिंचाव अगर करें तो रस के अपकर्ष को दोष कहते हैं, विश्वनाथ कहते हैं। ऐसे आचार्यों ने काव्य दोष के प्रकार अपने अपने मत के अनुसार दिए। जैसे भरत मुनि ने काव्य दोष में 10 दोषों को माना है, वामन ने 20। भरत मुनि जहाँ काव्य दोष में 10 को मानते हैं, आचार्य वामन वहीं पे 20 मानते हैं। मम्मट के अनुसार काव्य दोष 3 होते हैं, तो जो आचार्य विश्वनाथ है वो तो 70 काव्य दोष बताते हैं। भरत मुनि 10, वामन 20, मम्मट 3, विश्वनाथ 70। समानता दोष 3 प्रकार के होते हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी, व्यंजना, अभिधा, रूढ़ा, लक्षणा, लक्षणा। तो किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी, सबसे पहले अभिधा। काव्य शास्त्र में शब्द की अर्थबोधक शक्ति अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना 3 ही मानी जाती है, और अभिधा शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती, सबसे पहले अभिधा ही आता है। नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। सूर्य अस्त हो गया, कहा गया सूर्य अस्त हो गया, अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है। सूर्य अस्त हो गया वाक्य में व्यंजना है। इस वाक्य के सुनने के बाद प्रत्येक व्यक्ति इससे अलग अलग अर्थ निकालेगा। सूर्य अस्त हो गया, अभिधा व लक्षण के असमर्थ, जहाँ पे अभिधा ना कुछ कह पाए, लक्षणा ना कह जाए, जहाँ पे ये दोनों ही असमर्थ हो जाए, वहाँ पे जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो उसी को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। और व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद हैं, एक शाब्दिक व्यंजना होता है, एक आरती होता है। शब्द पर आधारित व्यंजनों को शाब्दिक कहते हैं और अर्थ पर आधारित व्यंजना को आरती व्यंजना कहते हैं। यहाँ दिया है वो तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, में कौन सी शब्द शक्ति है। वो तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, लक्षणा, अभिधा, रूढ़ा, लक्षणा, व्यंजना। तो ये है अभिधा। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, पंक्ति में अभिधा शब्द शक्ति है। अभिधा यानी साक्षात सांकेतिक अर्थ, मुख्यार्थ व वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति। तो यहाँ पे आपको अभिधा यानी वो तोड़ती पत्थर जिसको देखा तो ये साक्षात सांकेतिक है। शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। इसे प्रथमा या अग्रिमा भी कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति के भी 3 भेद हैं। अभिधा के रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ होते हैं, 3 इसके भी होते हैं।
नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? आचार्य मम्मट, लोलट, भरतमुनि, अभिनवगुप्त। ये है भरतमुनि। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरतमुनि। आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा है। संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य भरतमुनि, इनका समय द्वितीय सदी माना जाता है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? अभिनव का, भट्ट लोलट का, भट्टनायक का, भरतमुनि का। तो ये भट्ट लोलट का है। आचार्य भरतमुनि के रस सूत्र विभावा निभावा व्यभिचारी संयोग दशा निष्पत्ति में आए संयोग एवं निष्पत्ति की व्याख्या उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत से करने वाले आचार्य भट्ट लोलट है। ये रस सूत्र के पहले व्याख्याकार भी है। इनका दार्शनिक आधार मीमांसा दर्शन है। तो किसका है? आचार्य भरतमुनि। इनका तो रस सूत्र विभावानुभावी व्यभिचारी संयोग दशा निष्पत्ति है, और निष्पत्ति की व्याख्या जो है उत्पत्ति या आरोपवाद सिद्धांत से करने वाले कौन है? तो ये है आचार्य भट्ट लोलट। और आचार्य भट्ट लोलट जो ये रस सूत्र के पहले व्याख्याकार भी हैं। इनका दार्शनिक आधार मीमांसा दर्शन है। निम्नलिखित महाकाव्य के संबंध में दिए गए कथनों में से गलत क्या है? महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस प्रधान रूप से होना चाहिए। संपूर्ण महाकाव्य में आदि से अंत तक एक ही छंद हो। महाकाव्य का नायक धीरोदात्त और कुलीन हो। तो निम्नलिखित महाकाव्य के संबंध में गलत कथन को पहचाना, तो गलत कौन सा है? संपूर्ण महाकाव्य में आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग हो, ये चीज गलत है। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस प्रधान रूप से होना चाहिए, यानी श्रृंगार हो, वीर हो, शांत हो, तो सही है। महाकाव्य का जो नायक है वो धीरोदात्त और कुलीन होना चाहिए, ये भी बात सही है। महाकाव्य की कथा 8 सर्गों में, देखिए यहाँ पे सर्ग भी जरूरी है, महाकाव्य से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए महाकाव्य, प्रबंध काव्य, निबंध, आलोचना क्या है उन सबको समझना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो महाकाव्य के संबंध में ये कहना कि आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए, गलत है। शुरुआत से लेकर अंत तक एक ही क्यों हो? बाकी जितने भी चीज दिए वो सब सही है। कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद व उपभेद माने हैं? वक्रोक्ति जो सिद्धांत है कुंतक के द्वारा वो कितने भेद और उपभेद में बटा है? 41 भेद व 6 उपभेद, 7 भेद 14 उपभेद। तो ये कितने में बटा है? 6 भेद और 41 उपभेद। कुंतक ने वक्रोक्ति को 6 भेद 41 उपभेद में बांटा है। इसके सिद्धांत के प्रवर्तक कुंतक, इनका समय वही 10वीं सदी है कुंतक का। इन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है। वक्रोक्ति के 6 प्रमुख भेद तथा 41 उपभेद बताए गए हैं, और 6 प्रमुख भेद में वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परवार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। तो वर्ण विन्यास, पद पूर्वार्ध, पद परार्ध, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उक्ति किसके द्वारा अभिव्यक्त की गई है? प्रसाद गुप्त, हरिश्चंद्र निराला। तो ये है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, ये उक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। भारत भारती की रचना इन्होंने 1912 में की थी। इस रचना के प्रकाशित होने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित भी किया था। जिस रचना में वाचक विशेष और वाच्य विशेष अपने अभिधेय अर्थ को गौड़ बनाकर काव्यार्थ व्यंग्यार्थ व्यक्त करता है वो ध्वनि कहलाता है। ध्वनि के संबंध में ये कहना किसका है? आनंदवर्धन का। भारतीय काव्यशास्त्र में जो ध्वनि संप्रदाय है उसके प्रवर्तक ही आनंदवर्धन है, और ध्वनि के संबंध में जो कथन है ये आनंदवर्धन जी का है, और ध्वन्यालोक इनका ग्रंथ है, और ध्वनि को काव्य की आत्मा भी इन्होंने ही कहा है। शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है वो अभिधा कहलाता है, रूढ़ा कहलाता है, लक्षणा, व्यंजना। देखिए कितनी बार ये आया है। जहाँ पे ये चीज समझिए ना कि शब्द का साधारण और प्रचलित या मुख्य अर्थ जो है वो अभिधा में ही कहा जाता है। तो शब्द शक्तियां वैसे तो 3 मानी गई, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, लेकिन जहाँ पे साधारण तथा प्रचलित मुख्य अर्थ समझ में आए वो अभिधा ही होगा। जहाँ न वाच्यार्थ काम करे और न लक्ष्यार्थ, अर्थात जहाँ शब्द का ना तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे ना ही तत्व काम करे, वहां कौन सी सब शक्ति होगी? वहां पे व्यंजना होगा। जहाँ न वाच्यार्थ काम कर रहा और न लक्ष्यार्थ, अर्थात जहाँ शब्द का न तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम कर रहा ना ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहां पे व्यंजना होगा। प्रक्रिया पद्धति के आधार पर शब्द शक्ति कुल 3 प्रकार के अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है। अभिधा जो होता है उसे मुख्य अर्थ का बोध होता है, लक्षणा से मुख्य अर्थ से संबंधित जो लक्ष्य है उससे उसका बोध होता है, लेकिन व्यंजना जो होता है उसे ना तो मुख्य का बोध होता है ना लक्ष्य का, बल्कि इन दोनों से भिन्न अर्थ व्यंग्यार्थ का बोध होता है। व्यंजना शब्द शक्ति अभिधा व लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द के अर्थ का बोध उसे ही व्यंजना कहते हैं। जब अभिधा और लक्षणा
जो अभिधा है और लक्षण अर्थ व्यक्त करने में असमर्थ हो जाती, तभी व्यंजना सब शक्ति काव्य के पीछे दिए हुए व्यंग्यार्थ का बोध कराते। व्यंग्यार्थ को ध्वन्यार्थ, सूच्यार्थ, प्रतीच मनार्थ भी कहते हैं। व्यंग्यार्थ को क्या क्या कहते हैं? ध्वन्यार्थ, सूचनार्थ, प्रतीच मनार्थ। किस आचार्य ने दृष्ट यानी प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना? देखिए ये चीज आया हुआ था ना, जब हम निशा अग्रवाल वाला जो है काव्य शास्त्र करा रहे थे, उसमें इन्होंने दिया था। किस आचार्य ने दृष्ट यानी प्रीति, नहीं उसमें नहीं था, ये मुझे लगता है कि आपको जो नोट्स करा रहे थे उसमें था। किस आचार्य ने दृष्ट यानी प्रीति और अदृष्ट यानी कीर्ति इसको काव्य का प्रयोजन माना है? कुंतक, वामन, दंडी, रुद्र। तो यहाँ पे देखिए आचार्य वामन जो है, आचार्य वामन ने दृष्ट, दृष्टि, प्रीति, अदृष्ट जो है कीर्ति, इसको काव्य प्रयोजन माना है। जबकि आचार्य कुंतक ने चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान तथा परम आह्लाद को, आचार्य दंडी ने ज्ञान एवं यश को, और रुद्र ने धर्म, कीर्ति, अनर्थोपसय अर्थात यम सुख प्राप्ति को काव्य प्रयोजन माना है। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना का उद्देश्य। कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम, या लपटी पुष्प परागरज, विश्व में मिलते नहीं हैं वीर, नृप मोह को है दीजिए। तो यहाँ पे सुमेलित करना है, काव्य पंक्तियां हैं, काव्य दोष है। पंक्तियों में देखें तो कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम, इसमें देखें तो कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम, इसमें न्यून पदत्व दोष है। लपटी पुष्प पराग रज सनि स्वेद मकरंद, इसमें अधिक पदत्व दोष है। विश्व में मिलते नहीं है वीर भीम समान के, अक्रमत्व यानी क्रम नहीं सही है। नृप मोह को है दीजिए अथवा मत गजेंद्र, ये दुष्क्रमत्व दोष है। न्यून पदत्व में जिस काव्य रचना में किसी शब्द या पद की कमी रह जाए या शब्द को बाहर से जोड़ने की जरूरत पड़े, वहां न्यून पदत्व है। अधिक में आवश्यकता से ज्यादा पदों का प्रयोग, अधिक पदत्व है। आक्रमत्व में दृष्टि से पदों का क्रम सही ना हो, और जहां शास्त्र अथवा लोक मान्यता के अनुसार दो का क्रम नहीं हो, दुष्क्रमत्व होगा। निम्नलिखित में से माधुरी गुण का उदाहरण कौन सा नहीं है? लाली बन सरल कपोलों की, आंखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुघराली, मन की मरोर बनकर जगती, मन की मरोर बन के जगती। तो यहाँ पे देखिए, या कंकन किंकिन नुपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करना हृदय रोए, पानी परात के हाथ छूने, नैनन के जल सुपग धोए। तो यहाँ पे देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करनारी रोए, ये पंक्तियां जो माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। माधुर्य गुण, माधुर्य शब्द का अर्थ मधुरता। इस प्रकार जिस गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है उसको माधुर्य गुण कहते हैं। माधुर्य में देखिए इसमें टा वर्ग तथा लंबे समासिक पदों का प्रयोग नहीं किया जाता, तो एक अंतर भी आपको यहाँ पे देखने को मिला कि ये जो है माधुर्य शब्द का अर्थ है मधुरता। इस प्रकार जिस गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है उसको माधुर्य गुण कहते हैं। इसमें टावर तथा लंबे समासिक पदों का प्रयोग नहीं होता है। माधुर्य गुण वैदर्भी रीति से संबंधित होता है। चित्त द्रवी भाव मयो अल्लादो माधुर्य मुच्यते, आचार्य विश्वनाथ का ये कहना है। भट्टोत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है, तो भट्टोत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या क्या है? प्रतिभा की है प्रज्ञा नौन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या निम्न है, प्रज्ञा नौन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, ये भट्टोत का है। अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, ये अभिनव गुप्त का कहना है। क्षणम स्वरूप प्रज्ञाने प्रतिभा कवय, महिम भट्ट का कहना है। भट्टोत ने नए नए भावों के उनमें से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहा है। भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य हेतु के 3 भेद बताए गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। इसमें प्रतिभा सर्वप्रमुख काव्य हेतु है जिसे कवित्व का बीज माना गया है। आचार्य भामा ने काव्य अलंकार में कवि की प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल माना है। आचार्य और काव्य प्रयोजन का सुमेलन नहीं है, इसमें कौन सा सही नहीं है ये बताना है। सहृदय की प्रियता धनार्जन, यानी सहृदयों की प्रियता और धनार्जन, ये दंडी का कहना है। रस की निष्पत्ति, चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति, आनंदवर्धन। लोक व्यवहार का ज्ञान, लोकोत्तर आनंद लाभ, कुंतक। तो यहाँ पे ये जो कीर्ति और प्रीति है विश्वनाथ का, ये गलत है। यानी सहृदय की प्रियता धनार्जन दंडी का, ये सही है। रसों की निष्पत्ति, चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति, आनंदवर्धन ठीक है। लोक व्यवहार का ज्ञान भी सही है कुंतक का। यहाँ पे आचार्य और काव्य प्रयोजन के बारे में करें तो कीर्ति व प्रीति जो है ये गलत है। भोज जो है आचार्य भोज
कीर्ति व प्रीति काव्य प्रयोजन सही है। विश्वनाथ का धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्फल सही है। दंडी सहृदयों की प्रियता धनार्जन। आनंदवर्धन का है रस की निष्पत्ति चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति। कुंतक जो है ये लोक व्यवहार का ज्ञान लोकोत्तर आनंद लाभ। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है? व्युत्पत्ति प्रेरणा समाधि अभ्यास, तो इसमें प्रेरणा नहीं है। बाकी प्रेरणा काव्य के हेतु में नहीं आता। काव्य हेतु का अर्थ है काव्य की उत्पत्ति का कारण। काव्य की उत्पत्ति के पीछे का कारण क्या है? गुलाब राय के शब्दों में हेतु का अभिप्राय उन साधनों से जो कवि की काव्य रचना में सहायक होता है। काव्य हेतु के मुख्यतः कितने 3 भेद हैं। प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास। इसमें प्रतिभा जो है वो सर्व प्रमुख काव्य हेतु जिसे कवित्व का बीज माना गया है किसको? प्रतिभा को। राजशेखर ने काव्य मीमांसा के अंतर्गत काव्य के 4 हेतुओं की चर्चा की जिसमें प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास और समाधि है। तो राजशेखर ने काव्य मीमांसा के तहत कितने काव्य के 4 हेतुओं की चर्चा की है, प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास और समाधि। राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं। राजशेखर के द्वारा कार्यत्रित प्रतिभा और भावयुक्त प्रतिभा की चर्चा की गई है। आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति यह काव्यम कहकर किस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी है? अंगीकरोति यह काव्यम कहकर किस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी है? मम्मट को। आचार्य जयदेव ने अंगः करोति यह काव्यम कहकर आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण को यहाँ पे चुनौती दी है। आचार्य मम्मट द्वारा दी गई काव्य परिभाषा इस प्रकार है। तद्दोषो शब्दार्थो सा गुणा वनालंकृति पुनः क्वापि। ऐसा शब्दार्थ जो दोष रहित एवं गुणयुक्त हो कभी कभी अनलंकृत होने पर भी काव्य कहलाता है। इस परिभाषा में मम्मट ने शब्दार्थों के 3 विशेषण दिए, अदोषो, सगुणो और अनअलंकृति पुनः क्वापि, जिस पर बाद के आचार्य जयदेव, विश्वनाथ एवं जगन्नाथ ने आपत्ति भी की है। मम्मट ने कहीं कहीं अलंकार विहीन काव्य को भी काव्य की संज्ञा दी है। इस पर सबसे पहला प्रहार जयदेव ने किया और कहा कि ऐसा कहना उतना ही हास्यास्पद है जितना अग्नि को उष्णता से विहीन कहना। आचार्य भामा ने शब्दार्थों सहितो काव्यम कहकर कविता की परिभाषा दी है। जयदेव का समय 13वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए व्याख्या में जैसे जयदेव ने चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र लिखा, तो यहाँ पे सारी जानकारी एक्स्ट्रा दे दी गई है। जयदेव जो कि साहित्य के क्षेत्र में इनको पीयूष वर्ष तथा न्याय के क्षेत्र में इनको पक्षधर कहा जाता है जयदेव को। अप्पय दीक्षित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। अप्पय दीक्षित, इनका समय क्या है? 16वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है अप्पय का। अप्पय दीक्षित ने वृत्तिवार्तिक चित्र मीमांसा कोयलानंद नामक ग्रंथ की रचना की। वृत्तिवार्तिक चित्र मीमांसा कोयला। जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीधड़ भाग गए, कौन सी सब शक्ति है? जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीधड़ भाग गए वाक्य में लक्षणा है। शब्द शक्ति से मतलब क्या है? शब्द अपना एक निर्धारित अर्थ नहीं रखते। शब्दों के अलग अलग संदर्भों में जब प्रयोग किया जाता है तो उनके अलग अलग अर्थ होते हैं। इस अलग अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति ही सब शक्ति कहलाती है। इसके 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। ये कहना किसका है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है कि कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर क्या करती है? फूट पड़ती है। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है, दिनकर जी का कहना है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, एक प्रेममयी प्रेम रचनात्मक ज्ञानधारा है, ये प्रसाद जी का कहना है। आचार्य शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया और अभिव्यंजनावाद कैसा सिद्धांत है? जो कि कलावाद को बढ़ावा देता है। तो आचार्य शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया। किसका? अभिव्यंजनावाद का। ये कलावाद को बढ़ावा देता है इसलिए। अभिव्यंजनावाद के जनक पाश्चात्य काव्यशास्त्री क्रोचे हैं। क्रोचे जो है इसकी आत्मिक क्रिया को मानते हैं अभिव्यंजना। क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद में कला निर्माण के निम्न चरण माने हैं कि संस्कार हो, अभिव्यंजना हो, सौंदर्य मूलक आनंद हो, सौंदर्य का ध्वनि हो, गति हो, रेखा, रंग हो। काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया? तो ये हमने डिस्कस किया था। काव्य की जो प्रतिभा है उसके लिए शक्ति का प्रयोग किया था किसने? मम्मट ने। काव्य हेतु प्रतिभा के लिए आचार्य मम्मट ने जो है, यहाँ पे ये आचार्य मम्मट है, इन्होंने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है, प्रतिभा नहीं शक्ति कहा है। काव्य हेतु वैसे तो 3 है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, लेकिन मम्मट ने उसे शक्ति कहा है।
काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग किसने किया है? यानी काव्य की जगह पे काव्यांग कहा है वामन ने, मम्मट ने शक्ति कहा है प्रतिभा की जगह पे। काव्य हेतु किसी कवि की वो शक्ति है जिससे वो काव्य रचना में समर्थ होता है। इसके तहत काव्य सृजन की विविध प्रक्रियाओं का विवेचन होता है। काव्य हेतु में हेतु का अर्थ कारण होता है। आचार्य भामा ने भी प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना है तथा दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा को काव्य हेतु माना है, जबकि रुद्रट के अनुसार काव्य के तीन हेतु हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। इन्होंने प्रतिभा के सहजा और उत्पाद्या को भी बांटा है रुद्रट ने। गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? ध्वनि, रस, रीति, अलंकार। तो यह है रीति से। गुण का संबंध जो है वो रीति सिद्धांत से है। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य वामन है। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। किसने माना है? आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। रीतिरात्मा काव्यस्य। इन्होंने गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद करते हुए तथा गुण को अलंकार की अपेक्षा ज्यादा ही महत्व दिया है। तो गुण को अलंकार की अपेक्षा किसने? वामन ने। आचार्य वामन ने वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली इन तीनों रीतियों की कल्पना की थी। आचार्य वामन ने कुल 10 प्रकार के गुण, शब्द तथा अर्थ को उभयगत मानकर कुल 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। रस सिद्धांत की स्थापना भरत मुनि ने की। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भामा है। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। ये जो शब्द शक्ति है इसमें लक्षणा है। उपयुक्त पंक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति प्रक्रिया या पद्धति के आधार पर देखें तो 3 भेद है: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। जिसमें लक्षणा में असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से चीजों का अर्थबोध कराया जाए लक्षणा कहते हैं। और लक्षणा के लिए 3 शर्तें होती है: मुख्यार्थ में बाधा होना चाहिए, मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध हो, रूढ़ या प्रयोजन हो। अभिधा से मुख्यार्थ का बोध होता है तथा व्यंजना से न मुख्यार्थ न लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य कौन है? शेखर, आनंदवर्धन, नगेंद्र, क्षेमेंद्र। तो रसवादी आचार्यों में डॉक्टर नगेंद्र है। हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्यों में कौन कौन है? तो हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्यों में डॉक्टर नगेंद्र है। भरत मुनि, विभावा, नुभावा, व्यभिचारी, संयोग, दृशा, निष्पत्ति। रसवादी आचार्यों में कौन कौन आते थे? हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य में डॉक्टर नगेंद्र तो है। बाकी भरत मुनि में विभावा, नुभावा, भाव, व्यभिचारी, संयोग, दृशा, निष्पत्ति। और रसवादी आचार्यों में भरत मुनि, अभिनव गुप्त, मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ, विश्वनाथ, क्षेमेंद्र, भोजराज, रामचंद्र शुक्ल। तो ये भरत मुनि, अभिनव गुप्त, मम्मट, जगन्नाथ, विश्वनाथ, क्षेमेंद्र, भोजराज ये सभी आते हैं। काव्य दोष का लक्षण बताने वाली आचार्य विश्वनाथ की उक्ति क्या है? गुण भी पर्याय आत्मनो दोषा, रसाप कर्ष का दोषा, उद्वेग जन को दोषा, मुख्यार्थ हतिरा दोषा। काव्य दोष का लक्षण बताने वाले आचार्य विश्वनाथ की उक्ति क्या है? तो काव्य के दोष को बताने वाली जो आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है उसको कहते हैं रसाप कर्ष का दोषा। दोष का शाब्दिक अर्थ है गुण का अभाव, जिसके कारण काव्य के रसास्वादन में बाधा हो या व्यवधान हो, उसे काव्य दोष कहते हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा है, एते दोषास्तु विज्ञः सुरभि कर्नाटकः स्रः अतएव विपर्यस्तु गुणा काव्येषु कीर्तिता। अतः जो काव्य की कीर्ति में हानि उत्पन्न करे वो काव्य दोष है। आचार्य वामन, काव्य सौंदर्य क्षेपा हेतवा ताग्या दोषा ज्ञातवा। अर्थात काव्य दोष वे तत्व हैं जो काव्य में सौंदर्य की हानि करते हैं। आचार्य दंडी दोष को काव्य विफलता का कारण बताते हैं। आचार्य भामा ने दोष के लिए कुकवित्व शब्द का प्रयोग किया है और कहा है कि कुकवित्व साक्षात मृत्यु है। आचार्य मम्मट, मुख्यार्थ अति दोषा, अर्थात जो मुख्य अर्थ का अपकर्ष करे वही दोष है। निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण कौन सा नहीं है? इसमें माधुर्य गुण का, बिंदु सुन लो हे भगवान हम सब बालक के नादान, मंद मंद मूल्य बजावत अधर, नील सरोरु श्याम, मधुमेह बसंत जीवन वन के। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन की आपको पहचानना हो तो बिनती सुन ले हे भगवान हम सब बालक हैं नादान, ये माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। जिस प्रकार किसी मनुष्य के बाहरी रूप, उसकी चाल ढाल तथा व्यवहार को देखकर उसके गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है, उसी प्रकार कविता के बाहरी स्वरूप को भी देख के आप काव्य गुण का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए माधुर्य गुण में जो है, माधुर्य का मतलब है चित्त को द्रवित कर देने वाला भाव, ये कानों को प्रिय लगे, संगीत के समान मधुर ध्वनि वाला पद हो, इसमें कटु वर्ड टॉर ठॉर डॉ डॉ ज भ प्र ज्ञा इन सब का अभाव, ये प्राय श्रृंगार, करुण, शांत और हास रसों में दिखे, जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल।
ओजगढ़ में वही ओजगुड़ में जहाँ कविता को पढ़कर ओज आए, जोश आए, उत्साह भाव जागृत हो, वीर रस का संचार, वो ओजगुड़ है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार। और प्रसाद गुड़ में क्या आएगा? जिन गुणों के सुनने मात्र से अर्ध की प्रतीति होने लगे, जहाँ पर अत्यंत स्वच्छ सहज ग्राह रचना हो, वहाँ प्रसाद गुण होता है। इसमें माधुर्य और ओज दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। विभाव के कितने प्रकार हैं? 2, 5, 4, 8। तो यहाँ पे विभाव के प्रकार के बारे में पूछा है कि विभाव के कितने प्रकार हैं। देखिए, विभाव के 2 प्रकार हैं। जो व्यक्ति पदार्थ अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भाव उद्रेक करता है, उन्हीं कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव के आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव होता है। आलम्बन वो है जिसके प्रति आश्रय या पात्र के हृदय में कोई भाव स्थित हो, जैसे नायक के लिए नायिका और नायिका के लिए नायक। उद्दीपन वो है जिससे आलम्बन के प्रति स्थित भाव उद्दीप्त या उत्तेजित हो। जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से ना हो किंतु उससे जुड़ा हो, तो अर्थ ग्रहण कराने वाली सब शक्ति को क्या कहेंगे? लक्षणा कहेंगे। यानी अर्थ का ग्रहण अभिधा से तो नहीं हो रहा है डायरेक्ट, तो उससे शब्द हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली सब शक्ति को लक्षणा कहते हैं। वे वाक्य जिनका साधारणतः शाब्दिक अर्थ भावार्थ समान हो, उसे अभिधा कहते हैं। व्यंजना सब शक्ति वहां प्रयोग में आता है जहां वाक्य तो साधारण हो, लेकिन उसका प्रत्येक पाठक अथवा श्रोता के लिए अपना अलग अर्थ हो। स्पष्ट है कि सब शक्तियां 3 प्रकार की है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। औचित्य के आधार पर देखें तो औचित्य के आधार पर अर्थ निर्णय होता है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक छेमेन, इनका ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा है। उन्होंने औचित्य को रस का प्राण माना है। इनमें कौन सब शक्ति का भेद नहीं है? तो यही है, करुणा कोई भेद नहीं है, करुणा सब शक्ति का भेद नहीं है, जबकि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों है। अभिधा में शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति जो है, बेसिकली वही जो है अभिधा कहलाती है। और लक्षणा मुख्यार्थ का बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन से जिस शक्ति द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाए, वही जो है उसी को लक्षणा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभिधा क्या है, लक्षणा क्या है, व्यंजना क्या है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। और व्यंजना जब अभिधा, लक्षणा तथा अर्थ ग्रहण नहीं होता, तब जिस शक्ति द्वारा अर्थ की प्रतीति होती है, उस शक्ति को व्यंजना कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति आई रिचर्ड की नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक, कल्चर एंड एनार्की, इंटरप्रिटेशन एंड टीचिंग। तो यहाँ पे जो कल्चर एंड एनार्की कृति है वो आई रिचर्ड की नहीं है। कल्चर एंड एनार्की 1869 ईस्वी मैथ्यू आर्नल्ड की रचना है। जबकि द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, साइंस एंड पोएट्री 1926, द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक 1936, इंटरप्रिटेशन एंड टीचिंग आई ए रिचर्ड 1893 से 1979। किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? वर्ण सौंदर्य को तो भामा ने, आचार्य भामा ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है। भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनके ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार है। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम काव्यादर्श। आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किया और ध्वन्यालोक। शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य की ये परिभाषा किसने दी है? तो भामा ने दी है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य की ये परिभाषा भामा ने दी। भामा ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की, जो 6 परिच्छेदों में बटा है। मम्मट तत् 200 शब्दार्थो सा गुणावलंकृति पुनः क्वापि। विश्वनाथ कहते वाक्यम रसात्मकम काव्यम। कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? तो भामा ने। आचार्य भामा ने जो है चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। इनके अनेक काव्य प्रयोजन चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, कीर्ति, सकल प्रीति को माना, तथा आनंदवर्धन ने काव्य प्रयोजन विनिमुखीकरण प्रीति को माना, और आचार्य कुंतक ने काव्य प्रयोजन चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, जाया सम्मति, उपदेश, परमानंद, यश को माना है। आचार्य दंडी के काव्य हेतु किसे माना है? आचार्य दंडी के काव्य हेतु किसे माना है? प्रतिभा, शास्त्र, ज्ञान, अभ्यास को। आचार्य दंडी ने काव्य हेतु प्रतिभा, शास्त्र, ज्ञान, अभ्यास को माना है। इनके काव्य सृजन का प्रचलित श्लोक है, नैसर्गिकी चा प्रतिभा श्रुतम चा बहु निर्मलम, आमंदश्चापि योगस्य कारणम काव्यम संपदा। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती, ये कहना किसका है? शुक्ल, द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेन। तो ये किसका है? कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, कविता के संदर्भ में ये कहना आचार्य शुक्ल जी का है।
डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है रसात्मकम शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। नाट्य शास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों का सही क्रम लगाना है इसमें। तो यहाँ पे देखिए ग्रंथ में अभिनव भारती, तो 10वीं सदी का उत्तरार्ध अभिनव गुप्त, 10 रुपये की 11वीं सदी का पूर्वार्ध धनंजय, नाट्य दर्पण 12वीं सदी रामचंद्र गुरुचंद और भाव प्रकाशन 13वीं शारदा तनय। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन है? भामा, मम्मट, रुद्रट, विश्वनाथ। तो यहाँ पे वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य में आते हैं विश्वनाथ। वक्रोक्ति विरोधी आचार्य विश्वनाथ हैं। विश्वनाथ ने ही कुंतक के सिद्धांतों का खंडन किया। विश्वनाथ द्वारा रचित ग्रंथ साहित्य दर्पण है, जबकि भामा ने काव्यालंकार तथा रुद्रट ने काव्यालंकार श्रोत्रवृत्ति, मम्मट ने काव्यशास्त्र ग्रंथ की रचना की। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? ये तो बहुत बार आया, क्रोचे। प्रत्ययवाद प्लेटो का, अनुकृति एवं विरोचन त्रासदी अरस्तु का, मार्क्सवादी कार्ल मार्क्स का, अभिव्यंजना क्रोचे का है। किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्देश्य से मान लिया है? किस पाश्चात्य आलोचक ने? आइए रिचर्ड ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेग से माना है। रिचर्ड ने आलोचना के 2 मूल आधार बताए, मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण। गलत कथन कौन सा है? कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। बिंब अमूर्त विषय को साकार करते हैं। मुक्त छंद में भी अर्थ की लय होती है। तो कविता में शब्दों के पर्याय होते हैं। कविता के संबंध में गलत कथन। कविता के संबंध में सही क्या है? कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। मुक्त छंद में भी अर्थ की लय होती है। बिंब अमूर्त विषयों को साकार करता है। बिंब के अनिवार्य तत्व कौन से हैं? सपाट बयानी, विवरणात्मक, कल्पना, इंद्रियता। तो कौन से हैं इसमें? यहाँ पे देखिए, तो कल्पना के साथ जो है इंद्रियता। कल्पना एवं इंद्रियता बिंब के अनिवार्य तत्व हैं। बिंब शब्द जो है अंग्रेजी के इमेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है मूर्त रूप देना। काव्य में बिंब को वह सब चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभव के आधार पर निर्मित होता है। बिंब पदार्थ नहीं बल्कि उसकी प्रकृति या प्रतिच्छवि है, सृष्टि नहीं पुनर्सृष्टि है। डॉक्टर नगीन के अनुसार काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि जिसके मूल में भाव प्रेरणा होती। बिंब के मूलतः 3 तत्व हैं, कल्पना तत्व, भाव तत्व, इंद्रिय तत्व। औचित्य के आधार पर क्या होता है? तो औचित्य के आधार पे सामर्थ्य निर्णय, अर्थ निर्णय, सानंदी निर्णय सब होता है। साधारणीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखिए साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है। साधारणीकरण आलम्बन तत्व धर्म का व्यापार होता है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार जरूरी है। तो यहाँ पे जो सही है वो साधारणीकरण आलम्बन तत्व धर्म का होता है और इसके लिए भोजकत्व व्यापार जरूरी है। तो साधारणीकरण के विषय में शुक्ल जी के अनुसार आलम्बन तत्व और भट्ट नायक के अनुसार साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार जरूरी है। तो यहाँ तक हमने किया 50 क्वेश्चन, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।